जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर का जो बेसिक चैप्टर चल रहा है उसमें से एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे या फिर उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इसके पहले हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कराए हैं जिसमें आपका कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट आर्किटेक्चर, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हमने कंप्लीट आपको करवा दी है। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। हो सकता है ये आपके 2 से 3 वीडियो में बनेगा, क्योंकि हम जो भी चीज पढ़ाते हैं एकदम ऊपर ऊपर पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जितना डीप में हो सके उतना डीप आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आपका एक भी एग्जाम से प्रश्न ना छूटे। साथ में जो 2015 से 18 अभी तक के जो कि जितने भी प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं उसको हम पेपर वाइज आपको बना के दिखा रहे हैं, तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा और इस बेसिक क्लास से भी आपको बहुत चीज सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का मेमोरी वाले पार्ट को, और देखिए कि किस प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी से प्रश्न जैसे आते हैं ना, उसको जैसे मेमोरी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पेपर भी बताएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। आज इसमें आप थ्योरी पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर को। तो देख लीजिए कंप्यूटर का मेमोरी। जैसे आप मेमोरी बोलते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको दिमाग में इमेज बनने चाहिए मेमोरी के। देखिए, तो ये आपका पेन ड्राइव हो गया, ये आपके कुछ मेमोरी कार्ड हो गया, ये भी मेमोरी कार्ड हो गया, ये आपके हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे है ये आपके रैम है। क्या है ये रैम है। ठीक है, ये आपके हार्ड डिस्क है। ठीक है, और ये आपके पेन ड्राइव जिसको हम पीडी बोलते हैं, पेन ड्राइव, और ये आपका चिप है जो पहले मोबाइलों में लगता था। ये भी मेमोरी के पार्ट हैं, और इसके साथ साथ और मेमोरी के बहुत सारी चीज पढ़ेंगे और उसका बेसिक से बेसिक और बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें मेमोरी से नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मेमोरी है क्या चीज। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो हमने मेमोरी का क्या डेफिनेशन देखा। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है, या फिर कंप्यूटर के शब्द को हटाइए और ये पढ़िए कि मेमोरी एक डिवाइस है। क्या है? मेमोरी जो है एक डिवाइस है, वो होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के आप कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। इस कैसेट को देखकर आपको कुछ यादें आ रही होगी, या हमने बचपन में बहुत सी कैसेट्स टैप कैसेट में प्ले किया है। ये भी एक मेमोरी का प्रकार है, क्योंकि इसमें भी हम गाने स्टोर करके रखते थे। बाकी ये हार्ड डिस्क है, ये पेन ड्राइव है, ये आपके चिप है, और ये कुछ प्रकार के आपके मेमोरीज होते हैं। तो मेमोरी को और ज्यादा पढ़ने से पहले कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबको पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी का यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, जब आप किसी भी चीज को नापते हो, तौलते हो, तो पता रहता है ना कि 1 लीटर, 1 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो। ठीक है, तो इस प्रकार के मेमोरी में भी एक मापक होता है। सबसे पहले हम उस मापक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे मेमोरी के प्रकार को पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ मेमोरी बोलते हैं इसको। तो कंप्यूटर में डेटा को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इसका जो बेसिक है उसको हम देख लेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक होता है बिट। तो बिट का क्या मतलब होता है? बिट मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट इकाई होती है। एक बिट में केवल 2 वैल्यू होती है। ठीक है, एक बिट में, सॉरी यहाँ 2 वैल्यू लिखा है, एक बिट में एक वैल्यू होनी चाहिए, 1 बिट 1 वैल्यू। ठीक है, इसको हम 0 और 1 से दर्शाते हैं। बिट हो जाएगा आपका 0 और 1। 0 और 1 से दर्शाते हैं हम बिट को। बिट एक छोटी मेमोरी यूनिट है, इसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्टोर मापने के लिए किया जाता है। बाकी इन सब मोह माया को छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखिए कि बिट जो है मेमोरी की एक यूनिट है। ठीक है, जिसको 0 और 1 में हम मापते हैं। जब भी आप किसी भी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हो, यहाँ आपका फोन या आपका नाम, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, या फिर जो भी फाइल होता है, या फिर कोई गाना है, चित्र है, तो वो मेमोरी में इस प्रकार से 01010110 इस प्रकार के असंख्य नंबरों से, मतलब असंख्य प्रकार के 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबरों से वो सेव होता है। वास्तविक में 0 और 1 का नाम जान लीजिए। हम ज्यादा पढ़ोगे ना, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे। ठीक है, गेट वगैरह पढ़ोगे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ोगे, तो वही फ्लिप फ्लॉप में ही वही फ्लिप फ्लॉप का ही उपयोग मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस 0 का मतलब होता है ऑफ,
ठीक है। इस 0 का मतलब होता है ऑफ और इस 1 का मतलब होता है ऑन। कभी एग्जाम में आ गया तो याद रखिएगा, हमेशा आपको पूछेगा ही पूछेगा। 0 का मतलब क्या होता है, 1, और 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो किसी भी फ्लिप फ्लॉप में यदि 0 है तो वहां डाटा स्टोर, या फिर 1 है, इस प्रकार से उसमें 0 और 1 के फॉर्म में, ऑन और ऑफ के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखा जाता है ताकि उसको बाद में वापस पढ़ा जा सके। ठीक है। अब डेटा को जैसे स्टोर करते हैं ना, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे 0 और 1, ये 0 और 1 हो गया। अब उसके आगे जैसे जाते हैं तो अब देख, सबसे पहले आपको यहाँ याद रखने वाली बात ये है, बीट में केवल आपके 0 और 1 आ जाएंगे, तो ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे पहली बात तो ये सबसे छोटी इकाई है। दूसरी बात, अब बीट से आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा निबल। निबल तो एक निबल में 4 बिट होते हैं, अर्थात एक निबल में 4 बिट मिलकर बनता है। जैसे एक निबल 4 बिट, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1 1 1 1, तो ये मेरा एक निबल बन गया, एक निबल। ठीक है, एक निबल बन गया। वही मैं इसको 0 0 0 0 भी कर दूंगा तो भी एक निबल होगा, या फिर 0 1 0 1 0, इस प्रकार से भी एक निबल बनेगा। मतलब या तो 1 1 करे, 0 0 करे, या दोनों को कॉम्बिनेशन करे, बस 4 बिट होने से वो निबल बन जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इसमें से कम से ज्यादा या फिर घटते क्रम बढ़ते क्रम में मेमोरी के डेटा को आपको बताने होते हैं। ठीक है, मेमोरी में आपको इसको बताने होते हैं कि 1 2 कितना। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा कि बिट बड़ा है कि निबल बड़ा है कि बाइट बड़ा है, ये सब आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगला देखते हैं। अब आता है बाइट। बाइट का फॉर्म क्या होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक कैरेक्टर में भी 8 बिट होता है। जैसे अगर मैं ये बात कहूं आपको कि ये ए लिखा है ना मैंने, यदि ए लिखा तो इस ए को लिखने के लिए मेमोरी के पास, ठीक है, इस ए को लिखने के लिए मेमोरी के पास 0 1 0 1 1 1 0, मैं ऐसे ही रेंडमली लिख रहा हूँ ना, एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि 8 कैरेक्टर 8 बिट से बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, कोई कोई जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में हो, लेकिन यदि मुझे ए अक्षर को स्टोर करना है तो मुझे 8 बिट की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, यदि मुझे ए अक्षर को कंप्यूटर में सेव करना होगा तो मुझे 8 बिट की आवश्यकता होगी। इसी 8 बिट की समूह को हम एक बाइट के नाम से जानते हैं, या इनडायरेक्टली ये कहें कि ए को स्टोर करने के लिए मुझे 8 बिट चाहिए या फिर 1 बाइट चाहिए, 1 बाइट चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, ए अक्षर को मात्र ए को सेव करने के लिए, मात्र ए को सेव करने के लिए मुझे 8 बिट की आवश्यकता होती है या 1 बाइट। तो 8 बिट के समूह को हम 1 बाइट के नाम से जानते हैं। बाइट कंप्यूटर की मौलिक इकाई होती है। देखिए अब कई बार आपको जब भी एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको बाइट में ज्यादा पूछा जाता है कि एक बाइट कितना बाइट है ना, बिट आपका यूनिट है, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपके बाइट से बनने वाले होते हैं क्योंकि एक कैरेक्टर 1 बाइट होता है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर में मौजूदा डेटा को हम बाइट में ही नापते हैं, याद रखिएगा। बीट में बहुत कम नापते हैं, बाइट में ज्यादा नापा जाता है, या फिर बाइट से आगे किलो बाइट। जैसे देखिए ये बाइट हो गया, 1 बाइट, उसके बाद किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, पेटा बाइट, से जितना भी होगा उसके बाद हम बाइट ही लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर के जब डेटा को हम मापते हैं तो अधिकतर हम बाइट में नापते हैं, बीट में नहीं नापते हैं। ठीक है, बीट में नहीं नापते हैं। लेकिन कई बार आपने ये सुना होगा कि मेरा कंप्यूटर 32 बिट का है, मेरा कंप्यूटर 16 बिट का है ना, 16 बिट का है, 64 बिट का है, या 32 बिट का है, 64 बिट का है। इसका मतलब आप क्या समझते हो, है ना। कई बार जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हो तो आपको पूछा जाता है कि आपका कंप्यूटर कितने बीट का है या फिर कितने बीट का है, सॉरी 64 बीट का है, 32 बीट का है या 16 बीट का है, उसके हिसाब से उसके एप्लीकेशन भी बनते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये हो गया आपका सीपीयू, ये हो गया आपका सीपीयू। सीपीयू एक बार में कितने बाइट को एक्सेस करता है, एक बार में, उसी को हम बाइट के नाम से जानते हैं। यदि सीपीयू एक बार में एक बाइट को, सीपीयू एक बार में एक बिट को, ठीक है, इसको वर्ड लेंथ है, वास्तविक में हम इसको क्या कहते हैं, बाइट को हम वर्ड लेंथ के नाम से जानते हैं, वर्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू एक बार में, है ना, एक बार में 8 बिट को एक्सेप्ट करता है, एक बार में 8 बिट को एक्सेप्ट करता है, तो हम इसको 1 बिट कहेंगे, है ना। सीपीयू के लिए 1 बिट हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका सीपीयू आता है, वैसे तो 8 बिट का आता है, 8 बिट का आएगा,
8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64 बिट का आपका कंप्यूटर आता है। ठीक है, 64 बिट का कंप्यूटर आता है। 64 बिट का कंप्यूटर का कहने का मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, 64 बिट मतलब 8 कैरेक्टर को एक साथ सीपीयू एक्सेस कर सकता है या फिर उसको प्रोसेस कर सकता है। इस 64 में कितने बिट है? 8 बिट है ना। सॉरी, कितने बाइट है? 8 बाइट है। इस 64 में 8 बाइट है। इसलिए कई बार आपको देखा जाएगा कि आपके कंप्यूटर का या फिर आपके जो विंडोज लगे हैं या फिर आपके एप्लीकेशन लगे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हैं वो कितने बीट के हैं, 16, 32, 64, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि बीट और बाइट में क्या अंतर होगा। अब देखते हैं, अब किलो में बाइट से अब आगे बढ़ते हैं किलो बाइट। ठीक है, बाइट से अब आप आगे बढ़ते हैं किलो बाइट में, बाइट से आगे बढ़ते हैं किलो बाइट में। देखिए ये तो बाइट हमें समझ गए, एक बाइट में 8 बिट। अब देखिए किलो बाइट, एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती है। किलो बाइट शॉर्ट फॉर्म केबी को कहते हैं और एक केबी में, ठीक है, या फिर एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती है। क्या कहा मैंने? 1024 बाइट होती है। अब यही थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए, यदि प्रश्न आपको घुमा के पूछा तब कैसे करोगे? घुमा के पूछने का मतलब मेरा ये है, यदि यही आपको पूछ दिया कि 1 किलो बाइट में कितने बीट होंगे, 1 किलो बाइट में कितने बीट होंगे, 1 KB। ठीक है, यहाँ 1 KB लिखा है, 1 KB के बराबर हो गया 1024 बाइट। लेकिन यही आपको बीट में पूछ दिया जाए तो, ठीक है, यही आपको अगर बीट में पूछ दिया जाए तब कैसे करोगे? इसको आप 8 से गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 8 से गुना करोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 बीट मिलकर 1 बाइट बनता है, इसलिए हमारे पास कितने बाइट है? 1024 बाइट है, सॉरी, है ना। 8 से गुना करोगे तो आपको पूरे बीट की संख्या मिल जाएगी, बीट की संख्या मिल जाएगी, ये याद रख रहना। और कभी कभी कंप्यूटर में ऐसा भी पूछता है, इसको देख, मैं लास्ट में बता दूंगा, क्या अभी बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है ये बताऊंगा। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा 1000, ठीक है, 1024 बाइट, मैं बाइट ही लिखता हूँ, BYT लिख रहा हूँ, ठीक है, बाइट। उसके बाद लिखेगा 1024 गुना 1024 बाइट को हम क्या कहते हैं, ये पूछा जाएगा। उसके बाद 1024 गुना, या फिर इसको क्यूब लिख दूं क्या, क्यूब ही लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो, है ना, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है। तो इसको मैं क्यूब के फॉर्म में लिख देता हूँ, इसको मैं क्यूब के फॉर्म में लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। मैं फिलहाल लिख देता हूँ, फिर आपको आंसर बताते रहूँगा। ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा? 1024 के पावर 1 और लास्ट में बाइट है ना, ये बाइट लिख रहा हूं मैं, बाइट। ठीक है, उसके बाद है 1024 के पावर 2, 1024 के पावर 3, 1024 के पावर 4, ये सबको हम क्या कहते हैं, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, ये पूछा जाएगा, लास्ट में बीट लगा लीजिएगा। तो इसको हम कहते हैं केबी, ठीक है, इसको हम कहते हैं एमबी, इसको हम कहते हैं एमबी के बाद क्या आता है? जीबी, जीबी के बाद आता है टीबी, टेराबाइट। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछता है आप, तो यहाँ देखिए क्लियर हो गया ना, 1024 बाइट में 1 KB। उसी प्रकार यदि इसको स्क्वायर करते हैं 1024 को तो 1 MB बनता है, घन करेंगे तो 1 GB बनता है, ठीक है, और उसके पावर 4 करेंगे तो टीबी बनता है। आगे इसको समझते जाइएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था एक बार। अब आगे चलिए, ठीक है, किलो बाइट समझ आ गया। तो 1 किलो बाइट में कितने बाइट? 1024 बाइट। अब चलते हैं, किलो से ऊपर मेगा होता है, मेगा बाइट, याद रखिएगा, इसके बढ़ते क्रम में है ना ये मेगा बाइट। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होता है, हाँ, और 24 किलो बाइट होता है। शॉर्टकट में हम इसको एमबी के नाम से जानते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। ठीक है, कितना? 1024 किलो बाइट। उसी प्रकार आपका आ जाएगा गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, हेक्साबाइट, जेक्टाबाइट और योटाबाइट। देखिए इतना सारा बाइट 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 है। ठीक है, तो अब हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये मेगाबाइट के लिए क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ये किलोबाइट है और ये गीगाबाइट है ना, तो गीगाबाइट में हमको क्या लिखना होगा? 1024 का क्यूब को हम क्या कहते हैं? गीगाबाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका यूनिट बाइट होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीबी कहते हैं। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। देखिए यदि बाइट में कहा जाएगा ना, तब आप इसको 1024 का घात
3 लिखिएगा यदि बाइट में पूछा जाएगा तो। यदि मेगाबाइट में कहा जाएगा तो 1024 में 1 गीगाबाइट होता है। उसके बाद आता है टेराबाइट। सेम अब उसके बाद आप गुना करते जाइए। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। उसी प्रकार पेटाबाइट में 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। ठीक है। हेक्साबाइट में हो जाता है 1024 पेटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट। बस ऊपर वाले को गुना कर दीजिए। ठीक है। 1024 में फिर उसको आंसर आपको आते जाएगा। तो घटते से बढ़ते क्रम आपका इसी प्रकार है और ये कई बार आपको आंसर पूछा गया है। अभी तक आपका पेटाबाइट के तक क्वेश्चन आया गया है, पेटाबाइट तक क्वेश्चन पूछा गया है। यदि टेराबाइट को यदि हम बाइट में लिखें तब कैसे लिखेंगे? 1024 की पावर 4 और पेटाबाइट को लिखना होगा तो 1024 की पावर 5 ये होगा पेटाबाइट। ठीक है। और यदि क्वेश्चन अगर डिफरेंट प्रकार के पूछा जाएगा तो जैसे हम एग्जाम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी में सॉल्व करके आपको बता देंगे कि कैसे उसको लिखा जाएगा जब उसकी कंडीशन आएगी तब। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, छोटे से बड़े। सबसे छोटा होगा बीट, बीट के बाइट होगा आपका बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेक्टाबाइट और फिर योटाबाइट। ठीक है। तो ये बाइट होगा। अब हमारा मेन मुद्दा चलता है मेमोरी। अभी तक हमने क्या सीखा? जितने भी मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अब मेमोरी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये है आपका मेमोरी। मेमोरी के प्रकार है ना, मेमोरी के मेनली 2 प्रकार हम बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके पहले हमने मदरबोर्ड पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। तो वैसे मेमोरी जो सीधे मदरबोर्ड या फिर सीधे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। 2 बात याद रखिएगा, 2 बातें। वैसे मेमोरी जो मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड रहते हैं या सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। जैसे आपके रैम और रोम। ठीक है। उसकी अपेक्षा जो सेकेंडरी मेमोरी जो आपका हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, ठीक है, बाकी जितने भी है आपके मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड नहीं रहते हैं और ना ही सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। आपके पेन ड्राइव में डाटा सीधा सीपीयू से नहीं पहुंच सकता, वो पहले पेन ड्राइव से रैम में जाएगा, रैम से उसको सीपीयू एक्सेस करेगा, याद रखिएगा। लेकिन रैम का डाटा सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है। रैम के डाटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपके पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी या फिर सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, फ्लॉपी डिस्क जो भी आपका हो, कंप्यूटर उसको या कंप्यूटर या सीपीयू उसको सीधा एक्सेस नहीं कर सकता है। वहां से डाटा उठकर जाएगा रैम में, रैम के बाद उसको रैम के बाद सीपीयू उसको एक्सेस करता है। इसलिए हम उसको सेकेंडरी डिवाइस कहते हैं। और प्राइमरी डिवाइस क्या है? जिसको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है बिना किसी के हस्तक्षेप के, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। 2 प्रकार से समझा दिया। प्राइमरी मेमोरी हमेशा, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है हमेशा कहाँ रहेगा? तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा मदरबोर्ड में इंस्टॉल्ड रहता है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहेगा और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मदरबोर्ड में इंस्टॉल नहीं रहता है, वो एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में अलग से रहता है। बस उसको किसी वायर के माध्यम से उसमें पिन किया जाता है। बस, बहुत सारे बस हम पढ़ेंगे बाद में, बस के माध्यम से उसको मदरबोर्ड में कनेक्ट किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी मेमोरी, हम रोम पढ़ेंगे, रोम के बाद पढ़ेंगे रैम। ठीक है। अब उसके बाद रैम के प्रकार, रोम के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी में आपका डिस्क ड्राइव, जितने भी डिस्क ड्राइव है, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद टेप ड्राइव जो उसको हम कैसेट प्लेयर कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है फ्लैश ड्राइव या फिर हार्ड पेन ड्राइव, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते जाते हैं। तो मेमोरी क्या है ये तो हमने वैसे प्राइमरी मेमोरी के अभी बारे में बता दिया है। पढ़ना चाहो तो ये लाइन और पढ़ लीजिएगा, जो बताया हूँ वही है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूदा प्रोग्राम के निर्देशों को स्टोर करती है। सीपीयू के द्वारा एक्सेस किए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सीधे प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, सीधे प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है प्राइमरी मेमोरी से, जिसे सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बनाया जाता है। सीधी सी बात है, आपके रैम और रोम आपके अर्धचालक सिलिकॉन वाले होते हैं। ठीक है। आगे इसको और बताएंगे। वैसे इसमें जान लीजिए आपके जो रैम और रोम है, क्या है? रैम और जो रोम है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित रहती है। अभी मैंने कहा कि मदरबोर्ड में इंस्टॉल रहती है। स्टोरेज क्षमता लिमिटेड रहती है क्योंकि इसका पैसा बहुत हाई रहता है, इसलिए प्राइमरी मेमोरी का साइज 4 GB से लेकर 8 GB तक भी हो सकता है। अभी एडवांस जितने भी रैम आ रहे हैं वो 8 GB तक के भी उपलब्ध हो गए हैं। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी को
प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम को लोड करता है और जो सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इस मेमोरी में केवल प्रोग्राम को लोड किया जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो, मतलब आपके मेमोरी में या फिर आपके पेन ड्राइव में तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे डाटा है, तो सभी डाटा रोम में नहीं जाता। जो डाटा सीपीयू को आवश्यकता होती है एक्सेस करने के लिए, है ना, उसी डाटा को रैम से, उसी डाटा को आपके पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया या फिर हार्ड डिस्क हो गया, जिस डाटा की जब जब आवश्यकता होती है तब तक उसको रैम में लेके जाया जा सकता है, क्योंकि रैम का साइज ज्यादा नहीं होता है। और केवल आपका ही काम नहीं है रैम में, रैम के पास खुद का कंप्यूटर का बहुत सारा काम है, खुद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रैम पे रहता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भाग आवश्यकता होता है वो रैम पे चलते रहता है, लेकिन इसीलिए पूरे डेटा को सीपीयू आपके रैम में स्टोर नहीं करता, आवश्यकता अनुसार स्टोर करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं ये आपका पेन ड्राइव है और ये आपका रैम है ना, ऊपर आपका सीपीयू है, ठीक है। रैम तो मान लेते हैं अभी तो पेन ड्राइव 168 जीबी आ गया है, 132 आ गया है, 180 आ गया है, मान लेते हैं मेरे पास 64 जीबी का एक रैम है, सॉरी जी पेन ड्राइव है, और इसमें बहुत सारे डेटा स्टोर है, ठीक है। सीपीयू को यदि यहाँ से कोई डेटा आवश्यकता होगा, अब आवश्यकता कैसे होगा, आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही पेन ड्राइव लगाओगे आपका फोल्डर खुलेगा, फोल्डर के बाद आप फाइल को एक्सेस करने के लिए कोशिश करोगे, तो जैसे ही इस फाइल को एक्सेस करने के लिए कोशिश करोगे तो इस फाइल को उठा के यहाँ भेज दिया जाता है, इसका उसका जो एक कॉपी यहाँ पे भेज दिया जाता है रैम पर, ठीक है। अब यहाँ से जाता है ये सीपीयू पर, देखिए केवल एक फाइल गया, मान हो सकता है आपका एक फाइल 1 MB हो सकता है, 1 KB हो सकता है, पूरा पेन ड्राइव तो आपके पेन ड्राइव में जाके नहीं रुका हुआ है, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही समझते जाइएगा इसको कि ऐसे होता है, ठीक है। तो जितना आवश्यकता होता है ना हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी से, उतना ही सीपीयू जो है रैम को रिक्वेस्ट भेजता है इसको लोड करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब होता है वोलाटाइल मतलब वाष्पशील, कई बार हिंदी में भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब होता है डेटा नष्ट हो जाना, जब तक बिजली है तब तक उसमें जान है, जैसी ही बिजली गई पंछी उड़ गया, ठीक है। जब तक बिजली रहेगी तब तक आपका डेटा रैम में स्टोर रहेगा, और जैसी पंछी डाटा हो जाएगा। इसीलिए यदि आपने कोई MS वर्ड में फाइल खोले हैं और कुछ काम कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं तब तक वो फाइल रैम में लोड है ना, रैम में लोड है। यदि आपने सेव नहीं किया है तब तक वो सेव नहीं होता है, और लाइट बंद हो गई तो जितना भी आप वर्क किए रहेंगे ना वो सब उड़ जाता है, क्यों, क्योंकि वो रैम में रहता है इसलिए। और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो डिलीट नहीं होता, उसमें मतलब उसमें होता है आपका रोम, ठीक है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ठीक है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के लिए 1-2 मिनट लेता है आपका कंप्यूटर, तो उतने में जितना भी डाटा उसमें लिखा रहता है कि ना, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो सब कुछ चेक करता है कि आपके कंप्यूटर का स्क्रीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस कनेक्ट है कि नहीं है, कीबोर्ड है कि नहीं है, कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कतें तो नहीं है, वायरस तो नहीं है। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के पहले रैम में कुछ कोड लिखे गए थे जिसको हम बायोस कहते हैं, आगे और बता देंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो चेक करता है, उसी को वो सभी चीजें रैम में लोड होती है, वही होता है रीड ओनली मेमोरी। वास्तविक में इसको मेमोरी कहने ही नहीं चाहिए, पता नहीं इसको क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारा काम का तो है नहीं मेमोरी, ठीक है। रैम हमारे काम का है पर रोम हमारे काम का है ही नहीं, वो जो बनाने वाली कंपनी है ना, बस उसी का काम का है, उसी में पूरी इंफॉर्मेशन उसको लोड करके रखता है। अब देखते हैं वैलिड मेमोरी, सॉरी वोलाटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर को ऑन रहने पर डेटा स्टोर रहती है, ऑफ होने पर डेटा हट जाती है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी में हमेशा के लिए डेटा स्टोर रखती है, बस ये है। अब हम 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये जो आपके प्राइमरी मेमोरी 4 प्रकार की होती है, एक तो रैम होता है, रोम होता है, रजिस्टर और कैश। तो रैम और रोम जो है आपके मदरबोर्ड के स्लॉट में रहते हैं, लेकिन रजिस्टर और जो कैश मेमोरी आपके सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। जब हमने आपको सीपीयू का पार्ट पढ़ाया था उसमें कहीं बताया था कि सीपीयू में रजिस्टर जो होता है जिसको हम कंट्रोल यूनिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार की हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। इसमें से रैम और रोम जो है मदरबोर्ड पर इंस्टॉल रहती है, जबकि रजिस्टर और कैश सीपीयू के अंदर होते हैं। चलिए अब आप पढ़ेंगे आज का रैम। समय कितना हुआ देख लेते हैं। समय हो गया 24 मिनट, ठीक है। 5 मिनट और पढ़ाते हैं फिर आज क्लास बंद करेंगे। आज रैम के बारे में समझ लेते हैं। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार तो यही सही प्रश्न पूछ दिया गया है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है भैया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता है, यह वोलाटाइल मेमोरी है। रैम को हम सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक फ्लिप फ्लॉप, मैंने पहले आपको जिक्र किया था ना, जितने भी हमारे मेमोरी हैं वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं,
ठीक है, जितने भी हमारे जो प्राइमरी मेमोरी है वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। इस मेमोरी का उपयोग, इस मेमोरी का जो उपयोग है कंप्यूटर डेटा को तेज गति से एक्सेस करने के लिए करता है, जिसके कारण सीपीयू की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रैम का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर में सीपीयू की गति को हमको बढ़ानी होती है। सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए हम रैम का उपयोग करते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर यदि रैम बहुत स्पीड काम करता है तो हम रैम को ही हार्ड डिस्क के रूप में उपयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रैम बहुत कॉस्टली है। ठीक है, ले देखिए 1 से 2 जीबी आपका बहुत महंगा आता है, 1000 2000 तक आता है रैम। ठीक है, अब उसमें आप यदि कई जीबी को जैसे उसके अपेक्षा यदि आप हार्ड डिस्क लेते हो तो 200 300 500 एमबी तक 500 जीबी तक आता है। यदि रैम उतना महंगा आने लगा तब तो हो गया आपका काम बहुत, मतलब उतने में तो आपका 10 से 20 हजार घुस जाएगा, 10 से 20 हजार का आएगा मेमोरी यदि आप ऐसा यूज करोगे। तो इसीलिए रैम को छोटा बनाया गया है और फास्ट है इसलिए। अब रैम के यहाँ पे प्रकार देख लेते हैं। रैम के प्रकार होते हैं एस रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कार्य करने की इसे कार्य करने में के लिए लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। लगातार बिजली मिलते रहने के कारण इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये तो एस रैम हो गया। इसकी स्पीड डी रैम से स्लो होती है। याद रखिए एस रैम स्लो है, डी रैम फास्ट है। डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कार्य करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एस रैम की तुलना में स्पीड इसकी बहुत तेज होती है। रैम के फायदे क्या हो गए? तो यह बहुत महंगी मेमोरी है, सबसे ज्यादा कीमत होती है। यह महंगी मेमोरी है इसलिए बहुत कीमत ज्यादा है। वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब इसमें डेटा जब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर में जान है, जैसी जान निकली तो फिर डेटा गया। ठीक है, और दूसरी बात यह मेमोरी सीपीयू कैसे धीमी होती है, दूसरी बात है ना। तो कैश तो सबसे फास्ट मेमोरी है, या फिर सबसे ज्यादा फास्ट कहेंगे तो सबसे ज्यादा रजिस्टर फास्ट है। बाद में पूरा मेमोरी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद कौन महंगा है, कौन सस्ता है, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, ये हम बाद में एक साथ चर्चा कर लेंगे, अभी ये चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रैम। तो आज हम रैम के तक ही पढ़ते हैं या फिर रोम भी पढ़ लेते हैं? ठीक है, तो रैम तक ही पढ़ते हैं, बाद में रोम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो प्राथमिक मेमोरी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके है ना, प्राथमिक मेमोरी जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आज ही कर लेंगे क्या? आज ही करेंगे तो पूरा प्राइमरी मेमोरी आज हमारा खत्म हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी आज खत्म ही कर देते हैं। चलिए, रोम रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली का मतलब होता है एक बार इसमें डाटा लिख दिया गया तो आप दोबारा उसमें ना तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो रोम में। तो इसका नाम है रीड ऑनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसे रीड ऑनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम डेटा को केवल रीड करते हैं, हमको इसमें राइट करने की परमिशन नहीं होती है। इसमें राइट करने की परमिशन केवल और केवल जो इसका डेवलपर है, जो कंपनी है, वही इसमें राइट करता है। और एक बार राइट करने के बाद इसको छोड़ दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल प्रकार के रोम होते हैं जिसको हम चेंज करते हैं। तो स्पेशल प्रकार के रोम के प्रकार क्या है ये देखिए। सबसे पहले आगे आपका पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है। एक बार जब पी रोम में डेटा स्टोर करते हैं फिर उसको डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन जब भी आएगा ना तब याद रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इरेजेबल ईपीपी रोम। ठीक है, इसमें से कौन से रोम से आप डेटा इरेज नहीं कर सकते? तो जिसमें ई लिखा है वहां से इरेज कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत ही लेंथी है। ठीक है, अब देखते हैं ईपी रोम का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में डेटा को हम डिलीट तो कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही लेंथी होता है। ईपी रोम में डेटा को डिलीट तथा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है और उसको स्पेशल प्रकार के, है ना, स्पेशल प्रकार के लैब में इसको कंप्लीट कराया जा सकता है। ऐसी अचानक आप किसी भी टाइपराइटर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप उसको नहीं लिख सकते। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो यह पी रोम या फिर ईपी रोम की तुलना में महंगी आती है। इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए इसे कंप्यूटर्स में नहीं निकाला जा सकता। कंप्यूटर में रहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम इस डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपको पता चल गया। आपके यही 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि इन तीनों में से किसमें डेटा को इरेज किया जा सकता है। तो जिसमें ई लगा है उसमें डेटा इरेज किया जाएगा। दूसरी बात
ई रोम में क्या होगा, ई रोम में ये होगा कि आप डेटा को चेंज करने के लिए कंप्यूटर से उसको रोम को बाहर निकालना होगा। ई रोम में कंप्यूटर में रखे रखे आप इलेक्ट्रॉनिकली उस डेटा को डिलीट कर सकते हो। अगला मेमोरी का प्रकार है, उस मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं कैश मेमोरी के नाम से। ठीक है, सो क्या नाम से जानते हैं हम इसको, कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए कैश मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये कैश ही है ना, कैचे नहीं है, कैश मेमोरी है। यह एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी फाइलों को स्टोर करती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू के नियमित रूप से जिसको सीपीयू उपयोग नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो सबसे पहले वो कैश में ढूंढता है। ठीक है, कैश में ढूंढता है। अब ये मान रखिए कि यदि आप कैश क्या होता है, बस ये मान लीजिए, और सबसे ज्यादा उपयोग आने वाली मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल इसमें बता रहा हूँ। मान लेता हूँ ये आपका टेबल है और आप यहाँ बैठे हो। ठीक है, ये टेबल है और आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ आप कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ स्टेशनरी काम कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, बना रहे हो, तो आपको वो बहुत ज्यादा चीजें आने वाली चीजें कौन सी है, तो जैसे यदि आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो या फिर कागजी काम कर रहे हो, तब आपको सबसे ज्यादा उपयोग आने वाली है इसमें से आपका पेन, है ना, पेन के बाद पेंसिल, रबर या फिर स्टेपलर। तो ये सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें होती है जिसको आप आपके ड्रॉर में रखते हो। क्या कहा मैंने, सबसे ज्यादा चीजें हैं जो आपके ड्रॉर में रखते हो। अब इसी ड्रॉर को आप कैश मेमोरी मान लीजिए, इसी ड्रॉर को आप कैश मेमोरी मान लीजिए। तो वैसी चीजें जो सीपीयू को एनी टाइम आवश्यकता रहता है, तो उन डाटाओं को जो सीपीयू है कैश में स्टोर करके रखा रहता है ताकि इसको तुरंत मिल जाए। ठीक है, इसके अपेक्षा रोम को थोड़ा दूर मान लीजिए, ये जो सॉरी रैम को थोड़ा दूर मान लीजिए। ठीक है, और ये आपका स्टोर रूम मान लीजिए, ये आपका स्टोर रूम हो गया, है ना। स्टोर रूम में आपके बहुत सारे किताबें रखी हुई है, मान लेते हैं। देखिए अब इसको एक वाक्य से ऐसे समझते हैं, आपको कुछ लिखना है ना, कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको लेक्चर बनाने हैं या फिर कुछ आर्टिकल लिखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ये स्टोर जाएंगे, है ना, स्टोर से एक बुक निकालेंगे और इस बुक को आप अपने टेबल में लाकर रखेंगे जो आपके साइड टेबल है। मान लेते हैं इसको मैं साइड टेबल मान लेता हूं, तो उस बुक को आप ये साइड टेबल में लाकर रखेंगे क्योंकि कुछ रेफरेंस उस बुक से लेना है। अब आप लिखने बैठ गए, लिखने बैठेंगे तो जैसी ड्रॉर खोलेंगे तो आपको पेन, पेंसिल, रबर और जो आपको जो स्टेपलर यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या था, आपका पेन, कागज या यहाँ पे जो था पेंसिल। ठीक है, उसके बाद आपने बुक निकाल के लाया क्योंकि आपको रेफरेंस लेना है। अब देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो इस टेबल को आप सीपीयू मान लीजिए और सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होने वाली चीजें क्या है, यहाँ पे पेन हो गया, पेन के बाद आपका जो रबर, पेंसिल, सीज या फिर जितने भी स्टेशनरी सामान है छोटे मोटे, उसको आप इस ड्रॉर में रखते हो, इस टेबल के ड्रॉर में। ठीक है, इस टेबल के ड्रॉर में रखते हो और वो आपके पास बहुत ज्यादा नजदीक में है। ठीक है, जिसको आप कैश मान लीजिए। उसके बाद ये जो आपने बुक उठा के ला के आपके साइड टेबल में रखे, इसको आप रैम मान लीजिए। जब जरूरत होगा आप इस रैम से इस बुक को निकालेंगे और उसका रेफरेंस लेके आप कुछ नोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लीजिए, इसको आपने रैम माना। और ये हमारा होता है सेकेंडरी डिवाइस, जो आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, ठीक है, सीडी हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है। तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। अब समझ आया सीपीयू काम कैसे करता है। ठीक है, तो कैश फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो सीपीयू के जस्ट बगल में है, और जबकि रैम थोड़ा उससे दूर होता है। दूर कहने का मतलब है जो ज्यादा आवश्यकता है वो कैश में स्टोर है, और जो ज्यादा आवश्यकता नहीं है कंपेयर देन कैश के, वो रैम में रहते हैं। और स्टोर रूम को आप क्या मान लीजिए, सेकेंडरी मेमोरी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। अब हम यहाँ पे कैश का प्रकार देखते हैं। तो लेवल 1 कैश होता है। लेवल 1 कैश मेमोरी साइज छोटी होती है, स्पीड काफी ज्यादा होती है। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर मौजूद होती है। मैं पहले बता चुका था कि कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, जो काफी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। देख लीजिए यहाँ पे एक पेन, एक पेंसिल और एक स्टेपलर, है ना, जबकि यहाँ आप 2 से 3 बुक भी ला के रख सकते हो रेफरेंस के लिए। ठीक है, या फिर ज्यादा स्टेशनरी सामान भी आप रैम पर या फिर इस साइड टेबल पर रख सकते हो। इसकी मेमोरी का आकार देखिए केवल 2 KB से लेकर 64 KB तक होता है। केवल 2 KB से 64 KB। वही यदि हम रैम की बात करें तो रैम अप टू 4 GB तक आ गया है। कितना, अप टू 4 GB तक आ गया है रैम। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए जब भी आप मेमोरी पढ़ते हो तब की स्थिति में। आगे देखते हैं लेवल 2।
लेवल 2 कैश है। लेवल 2 कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर और बाहर कहीं भी पाई जा सकती है, ठीक है। तो लेवल 2 मेमोरी जो है, ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये प्रकार है। और जो लेवल 3 है इसका कैश में आपको ये 1 MB से लेके 8 MB तक होता है लेवल 3। बस ये आपको लेवल 3 लेवल 1 कैश नहीं पूछेगा, बस कैश मेमोरी पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में। ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। तो रजिस्टर मेमोरी, इसको हम रजिस्टर भी कहते हैं। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी का साइज जो है 16, 32 और 64 बीट का होता है। जैसे मैं बता रहा था ना आपको बीट, ये वही है। सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ डेटा या निर्देश को ये यहीं पर स्थायी रूप से रखता है। अब मैं आपको यहाँ कुछ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कतें ना हो। यहाँ पे जब मान लेता हूँ मैं सीपीयू बना रहा हूँ ना, सीपीयू, ये सीपीयू हो गया। अब सीपीयू में बहुत सारे निर्देश एंट्री कर रहे हैं या फिर आपने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, तो यहाँ एक रजिस्टर रहेगा जो आपके निर्देशों को रिकॉर्ड करेगा कि कौन सा निर्देश कितने कब कब आया, वो निर्देश हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप कहीं भी होटल जाते हो या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो एक पर्ची काटने वाला होता है, और वो पर्ची काटने के बाद 1 बाय 1 डॉक्टर के पास भेजता है पेशेंट को। रजिस्टर का भी यही काम है, जितने भी निर्देश आते हैं उसको यहाँ पे 1 बाय 1 एंट्री करेगा और एक एक करके वो सीपीयू के पास उस निर्देश को भेजते जाएगा प्रोसेस करने के लिए। इसलिए हम इसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी का क्यों कहा, क्योंकि इसने प्राप्त निर्देशों को स्टोर करके रखा, क्योंकि 1 बाय 1 इसको सीपीयू के पास भेजना है या फिर आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू के पास भेजना होता है प्रोसेस कराने के लिए। तो इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 16, 32 और 64 बीट, मात्र इतना ही है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक बार में कितना, जैसे अब मान लेता हूं कि यदि आपका पास 64 बीट का सीपीयू होता है तो रैम जो आपका रजिस्टर है एक बार में 64 बीट का डेटा सीपीयू को भेज देगा, लो भाई तुम एक साथ इतने को एक्सेस करो या फिर प्रोसेस करो। तो ये होता है आपका रजिस्टर का काम जो सीपीयू के अंदर में होता है। कैश थोड़ा इससे से बड़ा मेमोरी है जिसमें ज्यादा डेटा इसके कंपेरिजन में रहता है, लेकिन सबसे फास्ट। देखिए फास्ट और स्लो का मतलब ये है जिसके पास कम डाटा उसके पास स्पीड ज्यादा है, जिसके पास डाटा ज्यादा है उसके पास स्पीड कम है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये मैंने मान लिया ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं। जिसके सिर में अधिक वजन वो कम दौड़ेगा, जिसके सिर में अधिक वजन और जो ज्यादा वजन कम। देखिए ये ए हो गया, ये बी, ये सी और डी। डी के सिर में ज्यादा वजन है तो ये स्लो रहेगा, सी के में कम है डी की अपेक्षा तो ये थोड़ा ज्यादा दौड़ेगा। मतलब जिसके ऊपर कम बोझ, जिसका कम साइज वो ज्यादा स्पीड रहता है। बस इतना जान लीजिए, इसी ट्रिक का फार्मूला निकाल के आप कोई भी प्रश्न सॉल्व कर लोगे। तो मेरे ख्याल से आपका आज का क्लास आपके लिए समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी लिखा है आप उसको पढ़ लीजिए, जो समझाना था मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये होता है मेमोरी। इसके बाद हम एक या 2 चैप्टर में हमारा कंप्लीट मेमोरी खत्म हो जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।